बताइए आप सबको कि जब आपकी बहू बीमार थी तब आपने कहा था कि हम इसका इलाज नहीं कराएंगे, इसका इलाज इसके मायके वाले करेंगे, इसकी बीमारी के खर्चे मायके वाले उठाएंगे। और हमने किया भी। जैसे ही वो खड़ा होने लायक हुई, चलने फिरने लायक हुई, आपने वापस उसे बुला लिया। ये भी नहीं सोचा कि अभी वो बीमारी से उठी है। कविता जी, हमने बेटी दी है, काम वाली वाई नहीं। असल में शादी के बाद सपना ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही मन से निभाया। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर को संवारना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, सास कविता जी की सेवा, पति सुभजीत के नाश्ते से लेकर कपड़े तक सब कुछ करती। इसके बावजूद भी सुभजीत का रवैया हमेशा सपना के प्रति ठंडा ही रहता। इधर कुछ दिनों से सपना की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो उसने एक दिन सुभजीत से कहा, सुभजीत, मेरे पूरे बदन में दर्द सा बना रहता है, बहुत थकावट लगती है, कोई भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा। बस इतना सुनते ही सुभजीत भड़क गया। यार, इतना नाटक मत किया करो तुम, कहीं कोई महारानी तो आई नहीं हो, हर बहू यही करती है, तुम कुछ नया तो नहीं कर रही। सुभजीत की बात सुन सपना चुप हो जाती। अब भला वो इसके आगे क्या ही बोले। उसे पता था कि ससुराल में कोई भी उसे समझने वाला नहीं है, इसलिए वो दवाइयाँ खाकर अपना काम करती रही। लेकिन जब दवाइयाँ खाकर भी सपना को कोई आराम नहीं हुआ और उसे तेज बुखार आने लगा, शरीर में कंपन और कमजोरी होने लगी, जब सपना ने पूरी तरह से बेड पकड़ लिया, तब उसकी सास कविता जी ने सुभजीत से कहा, बेटा देखो मैं क्या कहती हूँ, है तो ये ससुराल ही। अब ससुराल में सास बहू को बैठाकर तो नहीं खाना खिलाएगी ना कुछ काम तो करना ही पड़ जाएगा। ऊपर से डॉक्टर के यहाँ लेकर जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, फिर बीमारी में खाने के लिए फल दूध की व्यवस्था करो। तो इससे अच्छा है कि बहू को उसके मायके ही भेज दो। मायके में रहकर आराम भी कर लेगी और जल्दी ठीक भी हो जाएगी और उसका मन भी बहल जाएगा। मेरे बस की बात तो नहीं है कि मैं बहू की सेवा करना, और तेरे भी ऑफिस की छुट्टी मिलेगा नहीं जो इसे लेकर डॉक्टर के यहाँ दौड़ता फिरेगा। सुभजीत को भी माँ की बात सही लगी और उसने सपना को मायके भेजने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे सपना इंसान ना होकर कोई टूटी हुई मशीन हो जिसे रिपेयर करने के लिए भेज दिया गया हो। सपना जैसे ही मायके पहुंची, उसकी माँ ममता जी ने जैसे ही सपना की हालत देखी, वो कांप कर रह गई थी। सुभजीत सपना को छोड़ तुरंत वापस आ गया। जाते जाते उसने सपना के हाथ पर कुछ पैसे भी नहीं रखे कि लो सपना, इलाज में लगा लेना। बीमार बेटी को लेकर सपना के माँ बाप दौड़ते रहे। डॉक्टर, टेस्ट रिपोर्ट, इंजेक्शन, दवाइयाँ, बेटी के खाने के लिए फल मेवा दूध, जिसमें अजय जी की सारी पेंशन लग जाती। बेटी को उठाने में उसमें से खुद की और ममता जी की दबा भी होती थी। लेकिन एक बार भी ससुराल से किसी ने फोन कर सपना का हालचाल नहीं पूछा। 2 महीने बाद जब सपना थोड़ी ठीक हुई तो एक दिन सुभजीत का फोन आया, सपना अब बहुत आराम हो गया, बहुत ले लिया मायके के मजे, अब वापस अपने ससुराल आ जाओ। बेटी के जाने की बात सुन ममता जी की आंखों में आंसू आ गए। रूठी हुई गले से उन्होंने कहा, दामाद जी अभी कुछ दिन और रुक जाइए, अभी सपना पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बस इतना सुनते ही उधर से कविता जी की आवाज आई, बहन जी अगर आपको अपनी बेटी अपने पास ही रखना है तो रखिए, लेकिन फिर बाद में हमें मत दोष दीजिएगा कि हमने आपकी बेटी को छोड़ दिया। कविता जी की बात सुन अजय जी ने ममता जी से कहा, ममता जाने दो, पति का घर है, लौटना तो पड़ेगा ही ना। मन मार कर ना चाहते हुए भी ममता जी ने सपना को विदा किया। सपना जैसे ही ससुराल पहुंची, कविता जी उसे देख मुस्कुराते हुए आखिरकार ताना मार ही दी, बहू अच्छा इलाज करवाए तुम्हारे मायके वाले, तो खूब खिला पिला कर तंदुरुस्त बना दिया है। चलो बहुत हो गए मजे, अब अपनी गृहस्थी संभालो और जरा ढंग से काम करना, ऐसा ना हो कि बीमारी फिर से वापस आ जाए और तुम्हें फिर से मायका जाना पड़े। इतनी बीमारी से उठने के बाद भी ससुराल में आकर सपना को कोई प्यार नहीं मिला, कोई सहारा नहीं मिला, काम में तो फुर्सत मिली ही नहीं। हर बार की तरह इस बार भी उसकी
रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो गई थी। रोज 4 बजे उठकर सारे घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नाश्ता, खाना सब कुछ लगातार करना था। लगातार चलते चलते रात होते होते वो बुरी तरह से थक कर गिर जाती, क्योंकि अभी सपना पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। इस पर भी कविता जी ने उसे ताने मारने से बाज नहीं आती। हे भगवान, घर के छोटे छोटे काम करने में इसकी हालत खराब हो रही है। इस औरत के पास काम ना करने के 100 बहाने हैं। बस काम करने के टाइम पर बीमारी वापस आ जाती है, खाने के टाइम पर तो कोई बीमारी दिखाई ही नहीं देती। माँ की बात सुन शुभजीत भी भड़क जाता। सपना, ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम ठीक भी नहीं हो रही हो? मैं पूरे दिन काम करता हूँ, तुम्हें घर में काम करने में दिक्कत हो रही है? ऐसा भी कौन सा काम है? कम से कम जितना खा रही हो उतना तो काम कर लो। शुभजीत की बात सुन सपना की आंखों में आंसू आ गए। सास की बात तो उसे बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन पति की बातें तीर की तरह सीने में लगती थी। गुस्से में उसने शुभजीत से कहा, शुभजीत, कभी तो मुझे समझने की कोशिश किया करो। इंसान हूँ मैं, राक्षस नहीं। तुम लोगों को बस मेरे काम से मतलब है। मेरे रोग से, मेरी बीमारी से, मेरे दुख से, मेरे तकलीफ से कोई मतलब नहीं। कौन सा खाना खिलाती है तुम्हारी माँ मुझे? मेरे खाने पर तो बड़ी नज़र है उनकी, काम पर नज़र नहीं होती। जब से आई हूँ वो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पी रही है। दिन भर बैठी बस कमियां निकालती रहती है, जवान चलाती रहती है। जितनी उनकी जवान चलती है, अगर उतने हाथ पाँव चलते तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं रहती। और तुम तो अपनी माँ के आगे मेरी सुनने वाले नहीं हो। जो तुम्हें वो पाठ पढ़ाती है तुम वही पाठ पढ़ते हो। एक दिन घर में रह कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि घर में कितना काम होता है और कौन करता है। फिलहाल तो उस दिन सपना और शुभजीत की खूब लड़ाई हुई। शुभजीत लड़कर ऑफिस चला गया। इधर ममता जी बेटी को लेकर परेशान थी। उनसे मिलने का उनका बहुत मन हो रहा था, इसलिए अचानक ही वह सपना के ससुराल पहुंच गई सपना से मिलने। वहां पर उन्होंने जो देखा उसे देख ममता जी का कलेजा कांप कर रह गया। सपना के हाथ छिले हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर मुस्कान गायब। चेहरे पर थकावट साफ साफ दिखाई दे रही थी। बेटी की हालत देख ममता जी की आंखों में आंसू आ गए। उस समय कविता जी घर पर नहीं थी। कुछ सोचते हुए ममता जी थोड़ी देर बाद वापस चली गई और घर जाकर अजय जी से बोली, सुनिए जी, अब बहुत हो गया। अगर अब हमने कुछ भी नहीं बोला तो कहीं हमारी यही चुप्पी हमारी बेटी को ना ले डूबे। आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? बेटी दी है हमने, कोई काम वाली मशीन नहीं दी जिसे दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता। आखिर बच्ची है हमारी, कुछ तो सोचो उसके बारे में। कब तक ये समाज को लेकर चलेंगे आप? कहते हुए रो पड़ी ममता जी और रोते हुए बोली, आपको याद है जब शुभजीत के परिवार ने दहेज में लड़के और लड़की के सारे गहने, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी के साथ साथ घर का एक एक सामान मांगा था, तो आपने कैसे सब कुछ इधर उधर से उधार लेकर दिया था, सिर्फ इसलिए कि बेटी को ससुराल में इज्जत मिले, मान सम्मान मिले। लेकिन मान सम्मान की तो बात ही दूर है, वहाँ तो हमारी बेटी को इंसान तक नहीं समझा जाता है। बस काम वाली मशीन बनाकर रह गई हमारी बेटी। इसलिए मैंने कुछ सोचा है, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। बस मुझे इसमें आपकी हाँ की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। ममता जी की बात सुन अजय जी ने कुछ सोचते हुए कहा और हाँ में सर हिला दिया। ठीक है ममता, तुम्हें जो सही लगे तुम करो। बस फिर क्या था, पति का साथ पाते ही आने वाले संडे को ममता जी अपने अगल बगल की कुछ औरतों को लेकर सीधे सपना के ससुराल पहुंच गई और वहां के मोहल्ले की कुछ औरतों को इकट्ठा कर औरतों की पंचायत बुला दी और फिर सपना के बारे में सब कुछ बताते हुए एक के बाद एक फोटो, मेडिकल रिपोर्ट, सपना के छिले हुए हाथ, थकी हुई आंखें सबके सामने रख दी और रोते हुए बोली, हमने इस घर में अपनी बेटी की शादी की थी, उसे बेचा नहीं था। आप लोग कविता जी की पड़ोसन है ना? कविता जी जो बताती होंगी आप लोग वही सब जानते होंगे ना? तो बुलाइए कविता जी को और पूछिए कि हकीकत क्या है। समाज में इज्जत के गुण गाने वाली कविता जी अपनी बहू का साथ कैसा बर्ताव करती है। ममता जी की बात सुन
कविता जी और शुभजीत को बुलाया गया। कविता जी की नज़र जैसे ही ममता जी पर पड़ी, गुस्से में गरज पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, ये औरत मेरा घर बर्बाद कर रही है, मेरी बहू को भड़का रही है मेरे खिलाफ, ताकि वो अपने पति को लेकर हम सबसे अलग हो जाए, अपने माँ बाप से अलग हो जाए। कविता जी का झूठ सुनते ही ममता जी ने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलिए कविता जी, यहाँ मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं अपनी बेटी की रोग बीमारी को लेकर बात करने आई हूँ, उसके तकलीफ को लेकर बात करने आई हूँ। यहाँ पर घर तोड़ने वाली बात हो ही नहीं रही है। और आप कौन से परिवार की बात कर रही है? आपके मुंह से परिवार की बातें शोभा नहीं देती। बताइए आप सबको कि जब आपकी बहू बीमार थी तब आपने क्या कहा था कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे, इसका इलाज इसके मायके वाले करेंगे, इसके बीमारी के खर्चे इसके मायके वाले उठाएंगे। और हमने किया भी। जैसे ही वो खड़ा होने लायक हुई, चलने फिरने लायक हुई, कुछ काम करने लायक हुई, आपने वापस उसे बुला लिया और फिर लाकर बना दिया अपने घर की काम वाली वाइफ। ये भी नहीं सोचा कि वो अभी बीमारी से उठी है। कविता जी, हमने बेटी दी थी, बोझ नहीं। हमारे अंदर अभी भी इतनी ताकत है कि हम अपनी बेटी को पूरी जिंदगी बैठाकर खिला सकते हैं, लेकिन उसकी ऐसी हालत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हुए ममता जी ने सपना को भी सारी औरतों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, देखिए आप सब लोग, इसकी ओर ध्यान से देखिए। देखने पर लग रही है कि कैसे बरसों की बीमार है, न ढंग से खाने को मिल रहा है, न पीने को मिल रहा। हाथ की हालत देखिए, शरीर हड्डियों का ढांचा होता जा रहा है। और कविता जी को बहू की ये हालत दिखाई नहीं दे रही। उन्हें ये दिखाई दे रहा कि मैं उनकी बहू को भड़का रही हूँ। आप लोग देखो ध्यान से, ये कोई काम करने लायक है क्या? इसे आराम की ज़रूरत नहीं है क्या? इसे बीमार होने का हक नहीं है? ये कविता जी जो आप लोगों के साथ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करती है, खुद की बहू की क्या हालत बना रखी है। देखिए आप लोग उनके गांव के हैं, उनके समाज है। अब बताइए कि गलत कौन है? जब ममता जी ने सपना को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया और उसकी हालत दिखा दी तो सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। सबकी नज़र कविता जी पर थी और कविता जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। शुभजीत तो बिल्कुल ही चुपचाप एक कोने में बैठा रहा, क्योंकि आज ममता जी का सामना करने की उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे पता था कि अगर उसने कुछ बोला तो चार बातें वो भी सुनेगा। तभी ममता जी फिर से उसी अंदाज में शेरनी की तरह गरजते हुए बोली, कविता जी, इन सारी औरतों के सामने मैं ये बात साफ साफ कर देती हूँ कि अगर अब से आप लोग सुधर गए और मेरी बेटी को इंसान की तरह अपने घर में रखेंगे, इज्जत और मान सम्मान के साथ रखेंगे, उसके दुख को समझेंगे, तकलीफ को समझेंगे, तब तो ठीक है, नहीं तो मेरा अगला कदम कानूनी होगा। फिर मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगी और फिर आप समझ लेना कि कौन कौन से केस और कैसे कैसे लगेंगे। फिर दोनों माँ बेटे पूरी जिंदगी भागदौड़ करते रहना। मैं अपनी बेटी को इस बार मायके लेकर नहीं जाऊंगी। आप उसका इलाज कराएंगी, उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगी। अगले महीने फिर से यही सारी औरतें यही इकट्ठा होंगी। मेरी बेटी की हालत में अगर जरा सा भी सुधार नहीं हुआ तो मेरा अगला कदम बहुत ही भयानक होगा। कहते हुए ममता जी ने वही सभा समाप्त कर दी। कविता जी और शुभजीत की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उन्हें काटो तो खून नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। यहाँ तो बात इतनी बुरी तरह से फंस गई कि अब बात इज्जत पर आ गई थी। इसलिए कविता जी ने अपनी जुबान पर कंट्रोल रखते हुए सपना का इलाज कराया, काम के लिए काम वाली बाई लगवा दी। खाने पीने का ध्यान तो शुभजीत से भी बढ़कर रखने लगी, ये सोचकर कि अगले महीने सारी औरतें इकट्ठा होने से पहले कम से कम देखने लायक हो जाए। नहीं तो क्या पता इसकी माँ के ऊपर जाने कौन सा भूत सवार है, क्या कर बैठे। बस यही एक डर था जिसने सपना की जिंदगी में सुधार ला दिया था, उसकी जिंदगी इंसानों वाली बना दिया था। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।